Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. And you may call us on the numbers 23314444, 23421050 and 23310464. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और प्रत्येक सोमवार की तरह आज हम आपसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल आप हमसे कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हम किसी खास कंपनी, स्टॉक की चर्चा नहीं करते। आप हमें इन फोन लाइंस पर सीधे कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23314444 और 23421050। हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों पर कॉल करने से पहले STD कोड 011 लगाना न भूलें। चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ वित्त विशेषज्ञ अमन अग्रवाल। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Gee, thank you, Amrish. Let's begin with the headlines, friends. Union Minister Prahlad Joshi highlights India's commitment towards clean and green energy at the inaugural session of International Solar Alliance in New Delhi today. Domestic benchmark indices slump over 1%. Sensex tumbles over 940 points. Nifty slips to settle below 24,000. And crude oil prices gain after OPEC Plus delays output hike. Brent crude and WTI surges 3%. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के उद्घाटन सत्र में आज नई दिल्ली में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 940 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,000 के नीचे आकर बंद हुआ और ओपेक समूह के देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाने में देरी के बाद कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड और WTI में 3% से अधिक की बढ़त दिखाई दी। और आज की पहली खबर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के अपने लक्ष्य में 90 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित कर ली है। श्री जोशी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 1,000 अरब डॉलर का निवेश करेगा। भारत सरकार की स्वच्छ और हरित ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार ने 37.5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वैश्विक सौर क्षेत्र के लगभग 2 टेरावाट स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है।
जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अमन जी, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं और काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। इससे निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आप कोई इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मेरे विचार में भारत का ये बड़ा अच्छा कदम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऊर्जा उत्पादन की जा रही है सोलर से, और हमारे पास कैपेसिटी भी काफ़ी है। और भारत का जो ये योगदान रहेगा विश्व के प्रति और भारतीय लोगों के प्रति अच्छा रहेगा, और इससे जो है हमारे कंजम्पशन भी अच्छी होगी, कॉस्ट भी कम होगी, इन्फ्लेशन पे भी काफी फर्क पड़ेगा। Interesting coincidence. We are close to Chhat Puja, where we worship the sun, and here we are talking about the International Solar Alliance. Well, they say there are no coincidences. Divine makes things happen. All right. Before we move any further, we are now joined by Pankaj from Kolkata. जी पंकज जी, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार जी हमारा दो प्रश्न है। पहला यह है कि जैसे कि किसी भी स्टॉक का इक्विटी होता है, तो क्या जैसे आप लोग के द्वारा सुनते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी हद तक सिक्योर है और लॉन्ग टाइम के लिए इसमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, तो पर गोल्ड में किस रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या कोई इसका इक्विटी है या क्या प्रोसीजर है जिसके माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहला। दूसरा सवाल यह है कि अभी पोर्ट का जो सेक्टर है उस पे मतलब मैं उसका कुछ स्टॉक हमारे पास में है, तो क्या उसका स्टॉक अभी काफी मैंने कई दिनों से लास्ट गिर रही है नीचे, तो क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ या फिर अभी वेट कर सकते हैं? थैंक यू। हाँ जी, पहली बात तो जो आपने बात की, देखिए इक्विटी होता है कंपनी का, किसी कंपनी के जो शेयर होते हैं उसको हम इक्विटी कहते हैं। उस कंपनी की शेयर होल्डिंग में मतलब ओनरशिप आपको मिलती है इक्विटी के थ्रू, उसको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। जैसे अभी आपने पोर्ट का कहा कि आप खरीद रहे हैं, पहली बात उसको अभी होल्ड करिए, बिकॉज जब तक कि इलेक्शंस अमेरिका में जो चल रहे हैं नहीं ख़त्म होते हैं अगले 2-3 दिन तक, हमें जो है इसके गिरावट देखने की और उम्मीद हो सकती है, तो इसलिए होल्ड करना ठीक रहेगा। दूसरा जो आपने बात कहा गोल्ड का, गोल्ड के लिए खरीदने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आप गोल्ड डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड तो खरीद ही सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनीज लॉन्च करती हैं, जैसे इक्विटी होता है ऐसे बॉन्ड क्रिएट किए जाते हैं। आपने सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, बड़ी सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। ऐसे गोल्ड बॉन्ड क्रिएट किया जाता है जो आरबीआई के थ्रू भी मिलता है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। या फिर ऐसी कंपनियां में जो गोल्ड के अंदर डील करती हैं, अगर आप इक्विटी ही खरीदना चाहते हैं तो जो सिर्फ गोल्ड के अंदर डील कर रही हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हों, उनके भी शेयर खरीद सकते हैं। उनका भी प्रभाव शेयर का गोल्ड प्राइसेस से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पर उसमें आप डायरेक्ट गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं। दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश लाइन पे हैं। योगेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार आप सभी को। सर हमारा सवाल ये है कि हमारा ज्यादातर निवेश जो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी में होता है, तो इसमें अक्सर ये सलाह दी जाती है और हमारा लगभग 50% स्मॉल एंड मिड कैप में और बाकी का 50% डाइवर्सिफाइड फंड में, लाइक फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड कैप में इनमें रहता है। तो एक सलाह ये दी जाती है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए और बाहर के देशों में भी कुछ पैसा लगाना चाहिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो कैक जो इंडेक्स है फ्रांस का, उसका 5 साल का रिटर्न केवल 25% है। फुटसी इंडेक्स का रिटर्न 5 साल का केवल 11% है और हैंगसेंग तो 25% नेगेटिव में चल रहा है पिछले 5 साल में, और न्यूयॉर्क इंडेक्स का भी लगभग यही हाल है। तो इसमें किस देश में लगाना हमारे लिए ज्यादा सही है या फिर इंडिया में ही लगाया भी सारा पैसा? देखिए जी, पहली बात तो जो म्यूचुअल फंड होता है, कोई हिंदुस्तानी सिर्फ इंडिया के ही म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकता है, वो बाहर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको बाहर एक लीगल एंटिटी की तरह रजिस्टर करना जरूरी होता है कि अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड होता है जरूर थोड़े लंबे समय के लिए होता है, पर फिर भी ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ नॉट कि हम 8-10 साल जो आपने रिटर्न्स दिखाए वो लंबे समय के रिटर्न्स लिए हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट इतने लंबे समय के रिटर्न्स में बहुत ही कम ही क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे गेन हमें देखने को मिला, बट शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें गेन देखने को मिलते हैं। तो मेरे विचार में इतने लंबे समय को ना देखते शॉर्ट ड्यूरेशन तो, और क्योंकि आप हिंदुस्तान में बेस्ड हैं तो हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड चाहे वो इक्विटी बेस्ड हो या इक्विटी डेट मिक्स बेस्ड हो, उनको आप देखें। All right, we now have Arjun calling us from Delhi. जी अर्जुन जी, सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमने एक टीवी में एक कार्यक्रम सुना था शेयर मार्केट का, उसमें कोई एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने 3 बातें के लिए हमें बताया था कि आप शेयर मार्केट में आप जाना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50-50 और इक्विटी, ये 3 चीजों को आप सीख लीजिए तो आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। जो नए
कस्टमर हैं, अगर इसमें शेयर मार्केट में कुछ जानकारी नहीं रखते तो उनके लिए आपकी तरफ से कुछ हेल्प मिलती है? कहीं ऐसा कोई सोर्स होता है जो इस चीज के लिए जानने के लिए अगर उनके थ्रू कोशिश कर पाए? और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा। अगर हम गोल्ड खरीदते हैं तो एक होता है 24 कैरेट, एक होता है बना हुआ कोई भी आइटम खरीदते हैं, तो उसमें जैसे 24 कैरेट के बाद 22 कैरेट के ऊपर जो लागत आती है, तो अगर 80,000 सोना है तो 72,000 हमें देने पड़ेंगे 22 कैरेट के, तो 72,000 ही हम 10 ग्राम के देंगे क्या? उसके ऊपर भी वो अलग से मेकिंग चार्ज और जो बनाने का चार्ज सब कुछ लगा के वो हमसे एक्स्ट्रा और भी ले? जी। देखिए जी, पहली चीज़ आपने स्टॉक मार्केट की कही, उसके लिए अगर आप पहले एंट्रेंट हैं तो एक तो कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ आइटम्स आती हैं उनको देखिए, कुछ न्यूज़ पढ़िए। दूसरा, स्टॉक मार्केट के बारे में समझिए कि ये मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं और ये इंडेक्सेस क्या होते हैं। जो आपको इंडेक्स की किसी ने आपने प्रोग्राम देखा, उसमें जो इंडेक्स की बात की, चाहे निफ्टी 50 है, चाहे सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30 है, अलग अलग इंडेक्स अलग अलग क्षेत्रों के, सेक्टर्स के बने हुए हैं, उनको देखना ज़रूरी होता है। उसे पता चलता है कि लार्जली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कैसे मूव कर रही हैं और उनका क्या ट्रेंड रह रहा है, तो उससे थोड़ा आइडिया मिलता है कि क्या खरीदा जाए, क्या नहीं खरीदा जाए। बाद में आपको जेब भी देखनी जरूरी है। बड़ी कंपनियों के शेयर बड़े दाम पे होते हैं, तो आप खरीद भी सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, उसको देखना जरूरी है। तो इसलिए अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा बहुत आप मार्केट को देखें। जहाँ तक आपने गोल्ड की बात की, ये रेट जो होते हैं, हर एक रेट के अंदर आप क्या चीज़ ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, कॉइन ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, क्या चीज़ खरीद रहे हैं, उसी हिसाब से उनके रेट लगते हैं। और कभी कभी वेंडर्स के भी रेट होते हैं। जैसे दिल्ली में भी कुछ वेंडर्स हैं जो बॉम्बे के रेट से लगाते हैं, कोई अलग जगह के रेट के हिसाब से लगाते हैं। तो ये देखना भी जरूरी है कि कौन सा रेट आपको गोल्ड का लगाया जा रहा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है ग्रेड के अंदर। All right. That should have been of some use to the women who intend to buy gold in the coming season. True. There should be a lakhs of marriages happening in November, Yes. according to an estimate. All right, we move on. Jitendra has joined us from Jaipur. जी जितेंद्र जी, सवाल पूछें। हाँ, यस सर, ये पी रेशियो बढ़ते हुए क्रम में ठीक है इन्वेस्टर के लिए या घटते हुए क्रम में? और उसी तरह ईपीएस के भी बारे में बताएं कि मतलब वो कोई न्यूमेरिक बताइएगा, 0.6 अच्छा या 0.3 ऐसे करके। देखिए जी, कोई भी न्यूमेरिक जो है समझना इतना अच्छा नहीं रहता है जब तक आप उसको इस इंडस्ट्री के हिसाब से ना देखें। हर एक इंडस्ट्री का एक न्यूमेरिक होता है, उस न्यूमेरिक को आप स्टडी करें। ज़्यादातर ये रेशियोज हमें मिल जाती हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए ये रेशियो अच्छा चल रहा है। काफ़ी सारी मैगजीन्स भी आती हैं, काफ़ी सारी इन चीज़ों के ऊपर डिटेल्स भी आती हैं, उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तभी हम कर सकते हैं। ये कि कोई फ्लैट नहीं होता है। जो ईपीएस होता है वो अर्निंग पर शेयर होता है, उसका रेलिवेंस डायरेक्टली जो है, देखिए जब बढ़ेगा शेयर मार्केट में बढ़ रहा है ईपीएस तो अच्छा माना जाता है, पर वो इक्विटी वालों के लिए माना जाता है, बिकॉज उनकी अर्निंग्स बढ़ रही होती हैं। तो उससे एकदम से आप मार्केट में कहें कि जो है रेट बढ़ गया या कम होगा, उससे कोई कनेक्शन उनका नहीं रहता है। पी रेशियो से जरूर देखने में मिलता है। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं शेयर बाजार का हाल। घरेलू शेयर बाजारों में आज सभी सेक्टर्स में बिकवाली के चलते सूचकांक 1% से अधिक गिरे। अमेरिका में इस सप्ताह होने वाली फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक और राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले निवेशकों की सतर्कता के बीच बाजारों में यह गिरावट दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 942 अंक यानी 1.18% गिरकर 78,782 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर आधारित निफ्टी 309 अंक यानी 1.27% की गिरावट के साथ 23,995 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में गिरावट इक्विटी बाजार की तुलना में अधिक रही। मिड कैप सूचकांक 1.3% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक 1.5% से अधिक गिरा। Now the stocks in detail. The domestic benchmark indices today slumped over 1% amid sell-off across sectors as investors grew cautious ahead of the US presidential election and Federal Reserve's monetary policy meeting this week. The 30-share BSE Sensex tumbled 942 points or 1.18% to close at 78,782, while the NSE Nifty 50 declined 309 points or 1.27% to settle at 23,995. The broader market at the Bombay Stock Exchange fell more than the equity markets. The mid-cap index slid over 1.3% and the small-cap index dropped more than 1.5%.
In the Sensex index, 26 out of 30 companies ended in negative territory. In the laggards, Adani Ports plunged over 3%, Reliance slipped over 2.7%, and Sun Pharma lost over 2.6%. Conversely, in the top gainers, Mahindra & Mahindra advanced 2%, Tech Mahindra gained nearly 2%, and SBI Bank added over 1%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged losses. In the top laggards, realty plunged 3%, oil and gas as well as energy both slipped over 2.5%, and utilities fell 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,351 companies advanced and 2,717 declined, while 131 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 75 companies hit their 23-week high, while 24 hit their 52-week low. और विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी दिखाई दी। एक डॉलर की कीमत 84 रुपए 11 पैसे दर्ज की गई। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 103.70 पर दर्ज किया गया। And now let's see who's on the line. Well, we have Rakesh calling us from Shimla. जी राकेश जी, आपका सवाल। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पहली बार इस मार्केट में जोड़ना चाहता हूँ और मुझे 15,000 रुपया है मेरे पास और मैं इसमें मार्केट में शेयर मार्केट में गोल्ड खरीदना चाहता हूँ। किस तरह से मैं कर सकता हूँ? देखिए जी, शेयर मार्केट में अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो उसमें तो फिर आपके पास सिर्फ बॉन्ड का सहारा रह जाता है। बॉन्ड के जो आउटलेज आते हैं गोल्ड बॉन्ड्स के, उनको आप खरीद सकते हैं। और अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में उतर रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानें, क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती हैं, स्टॉक होता है, क्या होता है, और कुछ न्यूज़ आइटम्स ही जैसे मार्केट मंत्रा प्रोग्राम है, इसको रेगुलरली सुने तो अलग अलग एक्सपर्ट्स मेरे जैसे आते हैं, वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो उससे आपका थोड़ा जानकारी बनेगा। समुद्र में कूदने से पहले थोड़ा बहुत तैरना आना ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान से करें। और मुंबई से हमारे श्रोता हसमुख लाइन पे हैं। हसमुख जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। मेरा प्रश्न ये है कि नाउ सिंस द फेड इज गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक फॉर अगेन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, सो माय क्वेश्चन अगेन इज दैट के how RBI is going to give an answer to the reducing interest rate to the world this time. Thank you. Thank you. First of all, RBI has nothing to do with the Fed. RBI regulates the currency for Indian nationals, and there is no major movement in terms of currency or money supply that the RBI need to take a stand on this. The reason Fed is talking about the cut is because they had excessive spendings, or as we call freebies, distributed by the Trump government during COVID and later on, which is causing a lot of money supply in the market, which is not under control by the Fed. And they have been talking about it for the last 3 terms, and I don't know if it will really go through in the next term also, because the elections are at the crossing, and it will be very dependent on the person who comes into the house, plus what the Fed thinks of. Last 3 incidences where the Fed has said, it's clear indication that they do not have the monetary policy in US under control, and they are not very clear how could they go about controlling it. और दिल्ली से हमारे श्रोता कपिल लाइन पे हैं। कपिल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो नमस्ते सर। जी जी, सवाल पूछिए। ये अपना वॉल्यूम, अपने आप रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ, ये कम कर दीजिए वॉल्यूम। अब सवाल। जी सर, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ और खेतों में हर पैसा होता है तो पैसा किस जगह आप लगाएं सर? आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आप जब तक वॉल्यूम कम नहीं करेंगे आपका सवाल नहीं सुनाई देगा। Ji, and now we're joined by another regular listener of ours, N.R. Prasad, calling us from Bengaluru. Yes, Mr. Prasad, please ask your question yet once again. You always have something to ask from us, from our expert. Yeah. Ji, yes, yeah. yes, yes. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Right. Good evening. My question is, FBI withdrawal is more than 90,000 crore in the month of October alone. On the contrary, RBI says
that Indian GDP will be around 7%. If this is the healthy GDP it can forecasted for 2024-25, then so much of why this withdrawal? My second question is, when can market comes back to 85,000? Thank you. These are my two questions. So the first question which you have talked about, the SBI withdrawals which are taking place, first of all, GDP has nothing to do with bank withdrawals or withdrawals by a specific sector or financial institution across the globe. The gross domestic product is basically talking about the production which has happened in the country by different sectors throughout the country. So that should be very clear. They are quite independent events. Certainly liquidity in banks and liquidity in the market gets influenced by the withdrawals and the deposits which are there. As far as withdrawals are concerned, we all know what is happening in the world around, where US elections are going on and huge number of funds go from one country to the other. Large number of industrialists and investors invest in terms of wanting their own parties to come in. So a lot of withdrawals take place. We also have had the festivals like Deepavali, Karwa Chauth and others which are going on as of now. Even the Chhat Puja is there. A lot of people actually withdraw to buy gold and other items during these festivals. Even the wedding season is around the corner. So people normally reallocate their assets from one place to the other. No one is having too much of assets. No one has, a tree which gives them gold every second day. So they have to take out money and do it for other activities. And that is why the withdrawals are extensively happening. जी, और आगे प्रश्न लेने से पहले लेते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी। सरकार ने ई मार्केट प्लेस को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में 170 कृषि और बागवानी बीज श्रेणियों को अपने पोर्टल पर जगह दी है। इन श्रेणियों का गठन आने वाली फसल से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई श्रेणियों में लगभग 8,000 बीज उपलब्ध होंगे। इन बीजों का वितरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के PSU तथा अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से देश भर में किया जाएगा। जी, खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बीज। और पहले तो किसान अपने खेत से ही बीज निकाल लेते थे, पौधों में से ही, और उससे देसी बीज जिन्हें हम कहते हैं और उन्हें उगाते थे। और अब क्योंकि बहुत सी चीजें हाइब्रिड हो गई हैं तो अब उन्हें खरीदना पड़ता है। एनीवे, इट्स अ गुड आइडिया टू हैव इट ऑन द GEM, that is Government E-Marketplace. Moving on to another news item, India's manufacturing growth gained momentum in October, supported by strong demand for Indian goods. The HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI as we call it, rose from September's 8-month low of 56.5 to 57.5 in October, indicating a substantial improvement in operating conditions. According to the survey, this uptick in the demand also helped in job creation by manufacturing firms, with nearly 1 in 10 companies reporting new job addition. And now we are now joined by Soumitra calling us from Kolkata. जी Soumitra जी, सवाल पूछें। हेलो, लग रहा है हमारा उनसे संपर्क भंग हो गया है। नोएडा से हमारे श्रोता पंकज मिश्रा जी लाइन पे हैं। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगा है पंकज जी से भी संपर्क हमारा भंग हो गया। तब तक हम लेते हैं आज की दूसरी स्टोरी। एशिया के 5 प्रमुख शेयर बाजारों में से 4 में आज बढ़त दिखाई दी। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% से अधिक, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.5% और हांगकांग का हैंग सेंग 0.3% बढ़ा। जापान के शेयर बाजार आज अवकाश के चलते बंद रहे। इस बीच यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्जी 0.7% से अधिक पर कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक में 0.2% की तेजी दिखाई दी, जबकि जर्मनी का डेक्स लगभग स्थिर रहा। और दिल्ली से हमारे श्रोता सुशील हमसे जुड़ चुके हैं। सुशील जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा की पूरी टीम को और सबको छठ की बधाई हो। और मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न है सर। पहला तो ये है कि मैं इसी महीने रिटायर होने वाला हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी और मुझे लगभग 25 लाख रुपए के आसपास मिलने की संभावना है। तो मुझे इस पैसे को किस क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा छोटा सा सवाल ये है सर कि जो हम कॉइन खरीदते हैं तो क्या कॉइन में
मुंबई, ये मेरा मतलब है कॉइन खरीदने के लिए जो हम पैसा देते हैं, तो उसमें जो प्राइवेट मार्केट है उसमें लगभग 4-5% तक ज्यादा होता है। तो क्या बैंक से अगर हम खरीदते हैं तो क्या बैंक में उससे कम खर्चा होता है और बैंक भी उतना ही लेता है लगभग? जी हाँ जी, पहली बात आपने जो रिटायरमेंट की करी, मेरे विचार में जो है, देखिए आरबीआई के टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं, ये सेफ एवेन्यूज़ हैं, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में करना चाहते हैं तो उसमें सेफ नहीं रहता है, पर ये अच्छा रहेगा कि अगर आप इनमें करें, इसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और आपकी सेफ्टी बनी रहती है। उसमें आपको हर 6-6 महीने में कुछ पैसा भी ब्याज का मिलता रहता है, जो उसमें मिल रहा है उसके ब्याज, तो वो आपको कंसिस्टेंसी रेवेन्यू भी मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो आपने गोल्ड की करी, देखिए कॉइन कहीं से भी खरीदेंगे, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आपको हो सकता है थोड़ा बहुत सस्ता दे दें, बाकी जो बड़े होंगे उनके दाम एक लगभग सिमिलर ही होंगे। जो बैंक वाले होते हैं उनके सारे जो है वो BIS मार्क होते हैं, और जो ISI हम जिसे BIS के जो हॉलमार्क कहा जाता है, ये कहते हैं जो बड़े जो सोनार होते हैं वो भी हॉलमार्क देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हॉलमार्क वाले ले रहे हैं, उसका थोड़ा सा दाम नॉर्मल ट्रेडर से थोड़ा ज़्यादा होगा, पर उसका फ़ायदा ये रहता है कहीं पे भी आप जाके निकाल सकते हैं। ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय पंकज फ्रॉम नोएडा। जी पंकज जी, सवाल पूछें। हेलो मैडम। जी संक्षेप में अपना सवाल पूछें। आप सभी को हमारा नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैडम, हमें एक क्वेश्चन करना है कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है मैडम, उसकी जो वैल्यू दिखाता है कि जैसे इंडिया का अभी डॉलर के अगेंस्ट 83-84 के बता रहे दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में जानना है कि ये इससे मतलब इसका मतलब ये है कि अमेरिका इंडिया से 84 गुना आगे है मतलब, या इकोनॉमिक कुछ इसका क्या वैल्यू मैडम, इसके बारे में बताएंगे? देखिए जी, पहली बात जो करेंसी होती है उसके अंदर कभी भी ये नहीं होता कि कौन आगे है कौन पीछे है, पर उसमें क्या दाम पे हम किस चीज़ को खरीद सकते हैं उसका मतलब होता है। जैसे हम आलू प्याज खरीदते हैं, किस दाम में खरीदते हैं पर किलो, उसी हिसाब से हम दूसरी करेंसी कितने में खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान की करेंसी एक बास्केट, मतलब कुछ 4, 5, 10, 15 करेंसी होती हैं, उनको मिला के वो करेंसी निकाल ली जाती है। बाकी मैं इस सेकंड के अंदर आपको इतना सारा इसके अंदर नहीं बता पाऊंगा, बट करेंसी से ये नहीं पता चलता कि कौन आगे है कौन पीछे। वो GDP कितनी ग्रोथ रेट हो रही है और कितनी बड़ी इकोनॉमी है उससे पता चलता है। Right. I look at the oil prices now. Well, oil prices extended gains today following decision by the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its Russia-led allies to delay the plans to increase output by a month. Brent crude was trading 3% up at $75.29 per barrel, and WTI crude surged more than 3% to trade at $71.72 per barrel when reports last came in. And another report, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri emphasized India's progress in energy transformation, highlighting the country's implementation of artificial intelligence in refinery automation and seismic surveys, along with advances in biofuel production and green hydrogen initiatives. और सराफा बाजार का हाल जान लेते हैं। सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.33% गिरकर 78,770 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.46% गिरकर 95,320 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.45% गिरकर 78,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.47% गिरकर 95,034 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। Yes, and to close at a nice news, India remains the top source market to Sri Lanka with over 36,400 tourist arrivals in October 2024. Indian tourists represent 27% share out of the total of 1.35 lakh for the month. और अमन जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we wind up, the headlines again. Union Minister Prahlad Joshi highlights India's commitment towards
clean and green energy at the inaugural session of International Solar Alliance in New Delhi today. Domestic benchmark indices slump over 1%. Sensex tumbles over 940 points. Nifty slips to settle below 24,000. And crude oil prices gain after OPEC Plus delays output hike. Brent crude and WTI surges 3%. With that, we come to the end of Market Mantra. This is Lalima and my co-anchor Amrish signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.